यह युद्ध भारत के भविष्य को तय करने वाला था। क्या यह भूमि भारतीय राजाओं के अधीन रहेगी या फिर एक विदेशी सत्ता की छाया में आ जाएगी? साल 1527 उत्तर भारत की धरती एक बार फिर युद्ध के गर्जन से गूंज उठी थी। एक ओर थे महाराणा सांगा, मेवाड़ के शक्तिशाली शासक, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से राजपूत वीरता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। दूसरी ओर था बाबर, मध्य एशिया से आया एक तुर्क मुगल योद्धा, जिसने 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। राणा सांगा को लगा कि बाबर भी तैमूर और अन्य आक्रमणकारियों की तरह जल्द ही लौट जाएगा, लेकिन जब यह स्पष्ट हुआ कि बाबर भारत में एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, तो राणा ने उसे खदेड़ने की योजना बनाई। राणा सांगा का मानना था कि भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त करना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने एक महागठबंधन बनाया जिसमें राजपूतों, अफगानों और अन्य भारतीय योद्धाओं की एक विशाल सेना शामिल की। राणा सांगा केवल मेवाड़ के ही नहीं, बल्कि समूच उत्तर भारत के हिंदू शासकों के लिए आशा की अंतिम किरण थे। उनके नेतृत्व में 80,000 से अधिक सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार हुई, जिसमें राजपूत वीरों के अलावा कई अफगान सरदार भी शामिल थे। राणा सांगा को पूरा विश्वास था कि उनकी राजपूत तलवारों और युद्ध कौशल के सामने बाबर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। बाबर जानता था कि संख्या बल में वह राणा सांगा से कमजोर है, लेकिन उसके पास एक ताकत थी, आधुनिक युद्ध तकनीक। बाबर ने युद्ध से पहले अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। उसने शराब पीना छोड़ दिया और खुद को गाजी घोषित किया। उसने अपने सैनिकों को यह विश्वास दिलाया कि यह युद्ध केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि एक धार्मिक विजय भी होगी। राजपूतों ने आक्रामक शुरुआत की और बाबर की सेना पर पूरी ताकत से टूट पड़े। बाबर की अग्रिम पंक्ति डगमगाने लगी और ऐसा लगने लगा कि राणा सांगा की तलवारें इस युद्ध को जीत लेंगी। जब बाबर को लगा कि युद्ध हाथ से निकल रहा है, तो उसने अपनी तोपों और बंदूकों से हमला करना शुरू किया। राजपूतों के पास इस नई युद्ध प्रणाली का कोई तोड़ नहीं था, क्योंकि उन्होंने अब तक सिर्फ तलवारों और भालों से ही युद्ध लड़ा था। तोपों की भयंकर गर्जना से युद्ध भूमि धुएं और आग में घिर गई। युद्ध अपने चरम पर था। अचानक सिलाहदी, राणा सांगा के सहयोगी सेनापति, बाबर से मिल गया। यह राजपूतों के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि उनकी सेना को 2 भागों में बांट दिया गया। बाबर ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और अपनी सेना को नए सिरे से संगठित कर दिया। युद्ध में राणा सांगा स्वयं लड़ते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन फिर भी वे अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। राजपूत संघ की पराजय के साथ ही उत्तर भारत में हिंदू सत्ता का प्रभाव कमजोर हो गया। बाबर को एक स्थायी शासक के रूप में मान्यता मिल गई और उसने दिल्ली तथा आगरा पर अपना अधिकार और मजबूत कर लिया। राणा सांगा हार मानने वालों में से नहीं थे। घायल होने के बावजूद उन्होंने 1528 में एक और युद्ध की योजना बनाई, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उनके ही कुछ विश्वास पात्रों ने उन्हें जहर दे दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि राणा फिर से युद्ध छेड़ें। खानवा की जीत के बाद बाबर ने यह समझ लिया कि भारत पर शासन करने के लिए केवल युद्ध जीतना काफी नहीं, बल्कि एक मजबूत प्रशासन भी जरूरी है। खानवा के युद्ध के बाद राजपूत राज्यों की ताकत कम हो गई। अगर राजपूत एकजुट रहते और आधुनिक युद्ध तकनीकों को अपनाते, तो शायद इतिहास कुछ और होता। राणा सांगा ने वीरता, साहस और नेतृत्व का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया, लेकिन रणनीतिक कमजोरियों और विश्वासघात ने उन्हें हार का सामना करने पर मजबूर कर दिया। बाबर की यह जीत केवल एक व्यक्ति की विजय नहीं थी, बल्कि एक नई शासकीय प्रणाली की नींव थी, जिसने अगले कई वर्षों तक भारत पर शासन किया। आज भी राणा सांगा की वीरता को राजपूतों और भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की सूचना मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।